ये रिव्यू नहीं करती है, जहर उगलती है, मीठा जहर। और इससे पहले कि ऑडियंस समझ पाए, ये बड़ी ही प्यार भरी अंग्रेजी की छुरी से ऑडियंस का काट लेती है। लेकिन आज ये धर दबोच गई हैं। हेलो, मैं तनिश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। और आज मैं अपने इन्वेस्टिगेशन में लेकर आई हूँ बॉलीवुड की बुआ के नाम से इन दिनों सोशल मीडिया में अपनी बेइज्जती कराने वाली बॉलीवुड फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की। नाम तो सुना ही होगा, धुरंधर वाला रिव्यू, टू मच टेस्टोस्टेरोन, वही वाला। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, लेकिन धुरंधर ना अनुपमा का कोई पहला या आखिरी मिशन नहीं था। जैसे हर घर की एक बुआ होती है जो अपने घर के बच्चों की हर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जब भी कोई नेपो किड या उसकी फिल्म या पीआर मुश्किल में होती है तो अनुपमा के अंदर की बॉलीवुड की बुआ जाग जाती है और वो नेपोज की हर संभव इमेज क्लीनिंग एक्सरसाइज में लग जाती है। जैसे अभी रिसेंटली जब आलिया भट्ट ने कांस में अपनी बेइज्जती करवा ली थी, इंटरनेशनल मीडिया को पता ही नहीं था कि कौन है आलिया भट्ट, तो सब ने उन्हें रॉयली इग्नोर किया, किसी ने आलिया की फोटो ही नहीं ली। और फिर इंडिया में जब इस बात को पॉइंट आउट किया जाने लगा तो अनुपमा का बुआ अवतार जाग गया। उन्होंने शाहिद कपूर के कॉकटेल 2 के प्रमोशनल इंटरव्यू के बीच आलिया का टॉपिक छेड़ दिया और उनके कांस की बेइज्जती को paid negative PR campaign बता दिया। Can, and one of the first interviews I did there was with Alia, and then a couple of days ago somebody said to me that this was actually paid campaigning against her because actors today are so insecure. और इतना ही नहीं, जब आलिया की फिल्म अल्फा की रिव्यू की बात आई तो बुआ जी ने इस फिल्म के कॉपीड सीन्स को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे वो मेकर्स की तरफ से कॉपी करने का जस्टिफिकेशन दे रही हो। Woman turned into a world-class assassin was ushered in 1990 by Luc Besson's La Femme Nikita. Shiv unapologetically borrows a key scene from that film, adapting it to Sita being given her first mission by Fateh on her 18th birthday. We also see flashes of Atomic Blonde, that classic scene of Charlize Theron. There's an action moment inspired from the Game of Thrones climax, and a line about Wolf Ki Beti which might remind you of the dinner table conversation in Clint Eastwood's American Sniper. There's also a scene in which Sita is looking at her reflection in water, which will take you back to the warrior Avantika looking at her reflection in Bahubali the Beginning. पर अनुपमा पर सिर्फ नेपोकिड्स की बुआ बनने के नहीं बल्कि और भी कई सीरियस एलिगेशंस लगते रहे हैं, जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी एजेंट, मिस इररिलेवेंट, मूवी माफिया की चमची। तो चलिए पता करते हैं कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है या फिर ये बस ट्रोल्स हैं, और अगर ये सच हैं तो इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे और सबूत भी देंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक्सपोज भी। बायस्ड एंड अनएथिकल। तो अनुपमा पर जो सबसे बड़ा इल्जाम हमेशा से लगता रहा है वो है नेपोकिड्स और इनसाइडर्स के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर। और यहाँ तक तो तब भी ठीक था, बट पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर जब उनके ये बायस इतने टॉक्सिक निकले कि वो सिर्फ नेपोज की तरफ से ही नहीं बल्कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो आउटसाइडर्स इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं या एस्टैब्लिश होने लगते हैं, अनुपमा पूरी कोशिश करती हैं उन्हें नीचे गिराने की। और शायद यही रीजन है कि उन्हें इतना हेट मिल रहा है इन दिनों। बट ऐसे कैसे मान ले, सबूत भी देंगे। लेट्स वॉच दिस। नेपोकिड्स की मूवीज को लेकर अनुपमा का बायस तो साफ साफ दिखता ही है। अब देखेंगे कि ये आउटसाइडर्स की मूवीज का रिव्यू किस तरीके से करती है। याद है कंगना रनौत का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने अनुपमा को बिगेस्ट चमची ऑफ मूवी माफिया कहा था? उसके पीछे का रीजन था अनुपमा का मणिकर्णिका का ये वाला रिव्यू। नाउ वी ऑल नो कि मणिकर्णिका में कंगना ने झांसी की रानी का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन अनुपमा ने जो रिव्यू दिया उसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि झांसी की रानी की कहानी इज अ मिथ, जिसे मूवी में कन्वर्ट किया गया है। How do you convert myth into movie? Manikarnika or the Rani of Jhansi is the stuff of legend. झांसी की रानी अ मिथ, रियली? अब ये सुनकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आगे और सुनिए। अनुपमा ने इस रिव्यू में आगे कहा कि इस फिल्म में देयर इज टू मच ऑफ कंगना, यानी झांसी की रानी के फिल्म में कुछ ज्यादा ही झांसी की रानी को दिखाया गया है। Rani Lakshmibai is a fascinating character and Kangana is terrific, but the film wobbles because there's too much of her. अनुपमा चोपड़ा को रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी इस मूवी में इतना ज्यादा बार बार दिखाए जाने से प्रॉब्लम हुई। Almost every scene is designed to underline the queen's bravery or brilliance or leadership qualities. मतलब आलिया भट्ट को जब पूरे अल्फा में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में हर सीन में दिखाया गया तब सब कुछ ठीक था, लेकिन झांसी की रानी पर जब एक फिल्म बनती है तो उसमें झांसी की रानी को ही दिखाना, उनकी
वीरता को दिखाना इज टू मच लग रहा है इनको। और जब इससे भी बुआ जी का दिल नहीं भरा तो उन्होंने इंटरनेट पर कुछ ऐसे मीम्स ढूंढ निकाले और कंगना का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। The visual of a bloodied Kangana Ranaut inspired some very funny memes. Here are a few of my favorite ones. और यह अनुपमा के हक फिल्म का रिव्यू जो मणिकर्णिका के रिव्यू का ही डिट्टो सेम था। यहाँ भी उनको फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट को पूरे फिल्म में दिखाए जाने से दिक्कत हुई। Huck is a triumph for Yami Gautam Dhar. The actor is in almost every frame of the film. द फिल्म कंपेनियन के नाम से पहले अनुपमा चोपड़ा का एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था जिसमें उन्होंने जमकर नेपो किड्स को प्रमोट किया, उनकी चाटुकारिता की। चाहे जानवी कपूर की एक्टिंग को डिसरप्टिव स्टारडम बुलाना हो, Session is called Disruptive Stardom. I'm an admirer. Please put your hands together for Janhvi Kapoor. या फिर प्रेजिंग अनन्या पांडे एंड कॉलिंग हर परफॉर्मेंस इन खो गए हम कहां एंड ड्रीम गर्ल 2 सो गुड। Last year on Dream Girl 2 on Kho Gaye Hum Kahan, which I really enjoyed, and you were so good in it. She even called out another film journalist by showing his tweet during an interview to show her support towards Arjun Kapoor and his amazing acting skills. But a film critic, Supati Chatterjee, posted on Twitter, and the exact words were, the next time someone says nepotism isn't harmful / a thing, just show them the trailer of Half Girlfriend. How is Arjun Kapoor even in it? How hard is it to process comments like that? And this woman talks about ethics, morals and etc. जब तक इनका YouTube चैनल था इन्होंने जमकर ऐसे ही इंटरव्यूज किए और ऐसा करते करते लोगों को इनका डबल स्टैंडर्ड और बायस समझ आने लगा। वैसे भी व्यूज होते नहीं थे और फाइनली इनको चैनल बंद करना पड़ा। अब अनुपमा चोपड़ा द हॉलीवुड रिपोर्टर में जहर उगलती हैं और अभी भी जब मौका मिलता है तो अपने बुआ होने का पूरा फर्ज अदा करती हुई दिखती हैं। I'm saying, Tiger, now you're a A-list star. You've had more than 10 years of, fairly successful, of a solid career, right? Fairly successful, solid career, right? अगर कोई भी क्रिटिक बार बार एक ही ग्रुप के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही। अनुपमा चोपड़ा के भी नेपो किड्स प्रेम के पीछे एक रीजन है। अनुपमा कोई आउटसाइडर जर्नलिस्ट नहीं है कि मेरी तरह जर्नलिज्म की पढ़ाई की, फिर मीडिया हाउस में काम किया और बाद में अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। अनुपमा चोपड़ा इज वेरी मच बॉलीवुड इनसाइडर हरसेल्फ। वो बॉलीवुड के अंदर से आती हैं। अनुपमा चोपड़ा की मदर कामना चंद्रा फिल्म राइटर हैं। उन्होंने प्रेम रोग, चांदनी, 1942 अ लव स्टोरी, करीब एंड 2017 की फिल्म करीब करीब सिंगल की स्टोरी लिखी है। फिल्म मेकर तनुजा चंद्रा जिन्होंने दुश्मन, संघर्ष, सुर, करीब करीब सिंगल जैसी मूवीज बनाई हैं, वो अनुपमा चोपड़ा की सगी बहन है। प्लस ये तो हर कोई जानता ही है कि अनुपमा चोपड़ा की शादी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा से हुई है, जो खुद फिल्म मेकर रामानंद सागर के हाफ ब्रदर हैं। प्लस अनुपमा के एक भाई हैं विक्रम चंद्रा, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक सेक्रेड गेम्स, जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी है। इन्होंने एक फिल्म भी लिखी थी जो विधु विनोद चोपड़ा ने ही बनाई थी, मिशन कश्मीर, जो उस वक्त तो सबको बहुत पसंद आई थी, लेकिन आज जब इसे दोबारा देखते हैं तो समझ आता है कि रियल मुद्दे से भटकाकर कैसे इस फिल्म में आतंक को रोमांटिसाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया। मुझे मार डाला था, लेकिन कश्मीर को बचा ले बेटे। लेकिन तब अनुपमा चोपड़ा ने इसे प्रोपेगेंडा मूवी या फिर जिंगोइस्टिक फिल्म नहीं कहा था। हम लोग भी बुमरो गाते ही रह गए। अनुपमा चोपड़ा पर एक और इल्जाम भी लगते रहे हैं, प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया होने के। Anupama Chopra claims कि she never brings her political opinions in her film reviews. See, honestly, I don't bring my politics into a movie. झूठी। अनुपमा चोपड़ा कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे कि वो अपनी पॉलिटिकल व्यूज को अपनी फिल्मों में या अपने रिव्यूज के बीच नहीं लाती हैं, बट उनके वीडियोस में कुछ और ही नजर आता है। जब धुरंधर और उरी जैसी फिल्मों की बात आती है तो अनुपमा चोपड़ा उन्हें पोलराइज्ड, जिंगोइस्टिक एंड फोर्सफुल नैरेटिव का नाम देती हैं। Aditya wants to push our emotional and देशभक्ति buttons forcefully. जब सिर्फ रिव्यू से बात नहीं बनती है तो अपनी तरह 2-3 चमचों को इकट्ठा करती हैं और इनको लेकर आओ बहन चुगली करे वाले मोड पर चालू हो जाती हैं। But for me, narratively, it wasn't persuasive. Yeah. उरी की सक्सेस अनुपमा इतनी झल्ला गई कि इंटरव्यू तक में विकी कौशल के पीछे पड़ी रही कि उरी की बुराई करनी ही पड़ेगी। फर्ज और फर्जी में एक मात्रा का अंतर होता है। मात्रा का अंतर होता है, right? Which also made me think कि patriotism और jingoism में भी एक स्लाइट फर्क होता है, right? विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ होने का अनुपमा को इतना एडवांटेज मिलता है कि कोई और जर्नलिस्ट इस तरीके के सवाल पूछे तो शायद एक्टर उसे भगा दे, लेकिन अनुपमा चोपड़ा के पति का लिहाज करते हुए कि हो सकता है आगे इनसे फिल्म में मिले, हर कोई उनकी हाँ में हाँ मिलाई देता है। और अगर आपको लगता है कि धुरंधर की बेइज्जती के बाद अनुपमा बदल गई हैं, then you are so wrong. Truth is, I'm not here to tell you
if a film will run or not. That's not my job. My job is only to give you my informed opinion. अनुपमा का कहना है कि धुरंधर was too gory, had too much of bloodshed. कश्मीर फाइल was exploitative and dishonest. लेकिन हैदर, जिसमें इंडियन आर्मी को एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया, कश्मीर पर बनी इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की कहानियों को टोटली इग्नोर कर दिया गया, दिखाया ही नहीं, और कश्मीर के एंशिएंट हिंदू सन टेम्पल को शैतान की गुफा नाम दिया गया। अनुपमा चोपड़ा के हिसाब से इस फिल्म को तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए था। There is much in Hyder that deserves a standing ovation. धुरंधर से पहले इन द सेम ईयर एज कश्मीर फाइल्स एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट। इस फिल्म में गालियां, ब्लडशेड, गोरीनेस भर भर कर था। लेकिन यहाँ जब डायरेक्टर ने कहा कि ये कहानी की डिमांड थी, तो अनुपमा हंसते हंसते उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। In this world, they mean what they say. They have to mean what they say. They can't just be like talking trash to each other. And but once you show that they mean what they say, it just changes everything. It just raises the stakes for the audiences. By the way, just for your information, ये जो डायरेक्टर हैं जिनसे हंस हंस कर अनुपमा बातें कर रही हैं, बिलाल लशहरी, ये मशहूर हैं एंटी इंडिया फिल्में बनाने के लिए। इनकी 2013 में एक फिल्म आई थी वार, जिसमें इंडिया को आतंकवाद फैलाने वाली कंट्री दिखाया गया था। अनुपमा चोपड़ा को काफी टाइम से ऑब्जर्व करने के बाद उनका एक पैटर्न सामने आया कि वो तमाम फिल्में जहां भारत को आतंकवाद से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जो देश प्रेम या नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड फिल्में होती है, अनुपमा को उन सभी फिल्मों से प्रॉब्लम रहती है। एंड दिस प्रॉब्लम रन्स इन द फैमिली। उनके हस्बैंड विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने का इल्जाम लगाया गया। मिशन कश्मीर और शिकारा जैसी फिल्मों में कश्मीर के मुद्दों को रोमांटिसाइज करके प्रो सेपरेटिस्ट नरेटिव को सपोर्ट करने के इल्जाम भी लगे। अनुपमा चोपड़ा के दोनों बच्चे अमेरिकन सिटीजन्स हैं। बेटा अग्निवीर चोपड़ा क्रिकेटर है और इनका भी पाकिस्तान से एक रिश्ता है। पाकिस्तान सुपर लीग में जब प्लेयर्स का नाम अनाउंस किया गया था, तब उनके ऑफिशियल लिस्ट में अग्निवीर चोपड़ा का नाम भी इंक्लूड किया गया था। जब मीडिया में इस बात को जमकर उछाला गया, लोगों ने कहा कि लाइक मदर लाइक सन, तो तुरंत उनका नाम हटा दिया गया और कहा गया कि पता नहीं नाम कैसे आ गया। अग्निवीर डिनाइड द रूमर्स। We live in a democratic nation and everyone is entitled to having their own political opinion. प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन से दूसरों का क्रिएटिव काम जज करने लगते हैं। अनुपमा चोपड़ा चाहे लाख सफाई दे कि वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियंस फिल्म रिव्यू में नहीं लाती, लेकिन उनके रिव्यू के तरीके में वो इतना एविडेंट है कि छुपाए नहीं छुपता। दरअसल इसे एक नरेटिव वॉर कहते हैं। आजकल जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर या बैलेट बॉक्सेस पे नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि कुछ इंटेलेक्चुअल वॉर सदियों से चले आ रहे हैं और कुछ बिके हुए जर्नलिस्ट हमेशा से ऐसी वॉर का हिस्सा रहे हैं। ये अपने पर्सनल एजेंडा के लिए क्रिएटिविटी को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बाज नहीं आते। फिल्म मैं हूं ना के री रिलीज होने पर एक फुल ऑन एपिसोड में अनुपमा अपने प्रिय चमचे के साथ दोबारा दिखती हैं और दोनों मिलकर मैं हूं ना को रिविजिट करते हैं और दुखी होते हैं कि पहले फिल्मों में जो पाकिस्तान से नफरत करता था वो विलन माना जाता था, लेकिन आज वही हीरो बन चुके हैं। You know what was really what tugged at my heart was the fact that 20 years ago the villain was the man who hated Pakistan and wanted to create war. And they are heroes now. There are heroes now. अब पाकिस्तान से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन अपने देश से इतनी नफरत क्यों अनुपमा? अनुपमा चोपड़ा को स्पेशली वो फिल्में जहां इंडियन आर्मी की ग्लोरी को दिखाया जाता है या हिंदुओं से रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है, उनसे स्पेशल एलर्जी है। और मैं हूं ना तो स्पेशली एक ऐसी फिल्म थी जहां एक हिंदू एक्स आर्मी ऑफिसर को ही आतंकवादी दिखाया गया, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के पीस इनिशिएटिव को सैबोटेज करने की कोशिश करता है। अनुपमा ऐसे स्टोरी लाइन की सच्चाई को कभी क्वेश्चन नहीं करती है, लेकिन वो उरी, आर्टिकल 370 और कश्मीरी पंडितों की स्टोरीज पर बनी फिल्मों की सच्चाई को चिल्ला चिल्ला कर क्वेश्चन करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को मिथ बताती हैं और फिर इन सब के बीच कहती हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर हेट, वी नीड टू लव मोर। Life's too short for hate. We need to love more. कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हस्बैंड बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर, फिल्मी फैमिली वाला बैकग्राउंड, बड़े बड़े स्टार्स का एक्सेस, पावर तो था,
पर इसका सही और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। इनसाइडर होना कोई गुनाह नहीं होता है, इंडस्ट्री में पैदा होना भी आपकी गलती नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप किसी को उसके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो भी आप ही के क्लब का मेंबर है। फिल्म क्रिटिक का काम ऑडियंस को ये बताना है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, एक्टर की एक्टिंग दमदार है या कमजोर। उनका काम ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनल पसंद, दोस्ती, लॉयल्टीज और इंडस्ट्री इक्वेशंस के हिसाब से जजमेंट बनाना शुरू कर दे। जब क्रिटिसिज्म का स्केल क्रिएटिविटी की जगह कनेक्शंस बन जाए और परफॉर्मेंस की जगह प्रॉक्सिमिटी मैटर करने लगे, तब रिव्यूज नहीं होते, नरेटिव बन जाते हैं। और शायद इसीलिए आज इक्वेशन बदल गई है। पहले क्रिटिक्स फिल्मों को जज किया करते थे, आज ऑडियंस इन क्रिटिक्स को भी जज करने लगी है कि नहीं? आपको अनुपमा के रिव्यूज कैसे लगते हैं, बायस्ड या लॉजिकल? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।